नमस्कार, आपके साथ में हुरमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। वृक्ष धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इनसे शुद्ध हवा के साथ साथ फूल फल मिलते हैं। इसके अलावा ये वृक्ष पर्यावरण संतुलन में भी अपना अहम योगदान देते हैं। वृक्ष चाहे लकड़ी उत्पादन के लिए लगाएं या छाया के लिए लगाएं या फलों के लिए, वृक्ष जरूर लगाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आम की बागबानी की बात करेंगे, जिस पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं कंपनी बाग वाराणसी के निरीक्षक पंकज तिवारी। मैं किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि आम की बागवानी करने के लिए सबसे पहले उसकी गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। और गड्ढे की खुदाई करने के लिए सबसे पहले जो है जगह का रेखांकन कर लिया जाए, मतलब किन किन जगहों पे हमें लगाना है उसकी दूरी तय कर ली जाए। तो क्या है कि जैसे जो आम की मुख्यतः फसलें हैं, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, मल्लिका है, इन सब की दूरी 10 से 12 मीटर रखनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी है, इन सब में दूरी 10 से 12 मीटर इसलिए रखनी चाहिए कि इनकी शाखाएं जो हैं बड़ी होती हैं, ये बड़े वृक्ष होते हैं और इनकी जो जड़ें हैं 1 मीटर के व्यास में फैलती हैं, इसलिए इनमें दूरी जो है 10 से 12 मीटर। और जो हमारी छोटी वैरायटी की आम्रपाली है उसमें हम 4 से 6 मीटर में सघन बागवानी करके भी जो है आम के रोपण कर सकते हैं। और गड्ढे की जो इसकी साइज होनी चाहिए 1 घन मीटर का, मतलब 1 मीटर चौड़ाई में 1 मीटर लंबाई 1 मीटर गहराई होनी चाहिए। किसान भाइयों, जब आप गड्ढा खुदाई करते हैं तो ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ रखें और नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रखें और गड्ढे को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ दें। उसके बाद नीचे की मिट्टी में 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 500 ग्राम DAP और 400 ग्राम पोटाश मिलाएं। फिर गड्ढे की भराई करें, लेकिन गड्ढे की भराई में ध्यान रखें कि ऊपर से निकाली गई मिट्टी को पहले भरें। उसके बाद नीचे की मिट्टी जिसमें खाद उर्वरक आपने मिलाई है ऊपर भरें। और दीमक की दवा मैलाथियान है या फोर्टेंजी है, उसको मिला के गड्ढे को पूरी तरह से ढक दें। उसके बाद गड्ढे को ढकने के बाद किसान भाई ये करेंगे कि जब बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, 2-3 बारिश हो जाए, जुलाई से अगस्त का महीना रोपण के लिए सबसे अच्छा होता है। उस समय पौधे के जो है अच्छा चलने के संभावना बहुत अधिक रहती है। तो कहना चाहूँगा कि पौधे की खरीदारी करने के लिए सबसे सही जगह जो है या तो राजकीय पौधशाला से लेने, नहीं तो किसी भी प्रमाणित पौधशाला से ही पौधों का क्रय करें। और वहाँ से क्रय करने के बाद उसको लगाने के लिए किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो पिंडी में पौधा है, जैसे अगर पुआल लगा हुआ है तो पुआल को खोल के अच्छी तरह से हटा लें, मतलब एक भी पुआल का टुकड़ा न रह जाए, नहीं तो उससे क्या होता है कि उसमें दीमक लगने के संभावना रहती है। और अगर थैली पौधा है तो उसको ब्लेड से बहुत ही सावधानी से उसकी पिंडी टूटने ना पाए और प्लास्टिक थैली को हटा के फिर उतने ही जितनी बड़ी पिंडी है उतने बड़े ही गड्ढे में उसको उसमें लगा के और अच्छी तरह से चारों तरफ से खूब बढ़िया से दबा दे, जिससे कि एयर न रहे। एयर न रहने से, हवा न रहने से वहाँ पे चारों तरफ क्या कि पौधा जो है तुरंत जो है वो विकास करने लगेगा। उसमें हल्की सिंचाई कर दें। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इस बागवानी करने के लिए आम के साथ में अंतर फसल चक्र भी अपनाएं। अंतर फसल चक्र में जैसे कि आलू है, चना है, उर्द है, मूंग है, इसके साथ करने में बस केवल जहाँ पे उसके जो थाले हैं, थालों को छोड़ के बाकी आप पूरे क्षेत्र में वहाँ पे आप ये खेती करें। इससे क्या होगा कि आपको अलग से उस पौधे की देखभाल के लिए कुछ करना नहीं होगा। और अगर आपका पूरा एरिया वो एक तरह से समझिए फंसा हुआ है तो आप उससे आपको आमदनी भी होती रहेगी। फूलों की खेती करके आज किसान अन्य परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक आय कमा रहे हैं। अगर आप भी फूलों की खेती करना चाहते हैं तो फूलों की खेती करने से पहले बाजार व्यवस्था देख लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फूलों से अच्छी आय तभी प्राप्त होगी जब बाजार की सही व्यवस्था होगी। आज हम आपको ग्राम भारू, जिला कानपुर के प्रगतिशील किसान जय नारायण सिंह सेंगर से मिलवाने वाले हैं, जो पिछले 35 सालों से कई तरह के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा भी होता है। आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। किसान भाइयों,
मैं 1982 से नाना प्रकार की व्यावसायिक पुष्पों की खेती कर रहा हूँ। मैंने अपनी गुलाब की खेती से प्रारंभ किया था। गुलाब की खेती, नौरंग, चांदनी, जाफरी, और आज मैं इन सब चीज़ों की खेती करते हुए। किसान भाइयों, आपके गांव के निकट यदि फूल मंडी हो या फूल बेचने के लिए अन्य कोई माध्यम हो तो आपके लिए फूलों की खेती फायदे का सौदा होगा। इसकी खेती में न तो लागत अधिक आती है और न ही इसमें अधिक देखरेख की जरूरत होती है। साथ ही कम समय में किसानों को अधिक लाभ दे जाती है। ये किसान कई वर्षों से अन्य फसलों के अलावा फूलों की खेती कर रहे हैं और इसमें सफल भी हैं। इनकी सफलता को देखकर इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ये हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, ये गेंदा, ये हमारा कलकतिया गेंदा है। ये हमारे 12 महीने चलता है। साल में 3 बार ये लगाया जाता है और 3-3 माह की खेती होती है। ये देख रहे हैं हमारे खेत में कितना ये फूल लगा हुआ है। इसकी तुड़ाई रोज की जाती है शाम को, और ये इस समय 20 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा है। इसकी 25, 50, 60 किलो तुड़ाई करते हैं तो 1000 रुपये, 1200 रुपये पर डे हमारे घर में शुद्ध आ जाता है। और ये जो फसल है, अगर हम इसकी जुताई न करावें तो हमारे गांव में इसका वो सेंट निकालने के प्लांट लगे हैं। हमारे व्यापारी आते हैं और 10,000, 15,000 का बीघा ये हमारी खड़ी फसल के जो पौधे देख रहे हैं आप, ये पौधे जड़ से उखाड़ करके अपने लेबरों से और ट्रैक्टर टाली में लाद के ले जाते हैं, उन्हीं प्लांटों में डाल देते हैं। वो लोग इसका सेंट निकाल करके कन्नौज में और भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न जिलों में भेजते हैं। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। इसमें कोई लागत नहीं है, सिर्फ इसकी निकाई गुड़ाई और सिंचाई की जाती है, तोड़ाई की जाती है, बस इतना ही इसका खर्च है और कोई खर्च नहीं। इसमें ज़्यादा यूरिया भी नहीं दी जाती, खाली एक बार गोबर की 5 जुलाई में डाल दी जाती है। 1 एकड़ में हमें 80, 70, 80 हज़ार रुपये 2 माह में हमें इसके फूल से लाभ मिल जाता है, शुद्ध लाभ मिल जाता है। आज हमारे गांव में करीब 100 एकड़ ज़मीन में ये हमारी फूलों की, व्यावसायिक फूलों की, ये देसी कलकतिया जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, इसकी खेती की जाती है। 2 एकड़ में गुलाब पुष्प उत्पादन की खेती है और हमारे इस क्षेत्र गांव में 600, करीब 300 एकड़ में, 350 एकड़ में हमारे यहाँ गुलाब की खेती है। ये हमारी जाकर के मंडी में बिक जाती है। आज भी हमारा 100 रुपये, 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 150 रुपये किलो प्रतिदिन बिक रहा है। अब जैसे हमारी कोई ये साल के लगने चलने लगती हैं तो हमारे गुलाब का रेट बहुत हाई हो जाता है। जैसे दीपावली है या कोई चुनाव है, ऐसे कुछ अवसरों में गुलाब का उत्पादन, गुलाब के मतलब हमें जो इनकम होती है बहुत अच्छी होती है। इसकी कोई लागत नहीं है, एक बार लगाया जाता है। एक बार लगाने में इसमें करीब 1 एकड़ में 12-14 हज़ार रुपये खर्च आता है कुल लगा करके, मजदूरी और पौध और इसकी जो खाद है, ये सब की लागत एक बार। इसके बाद एक बार एक खेत में लगाने के बाद ये करीब एक खेत में 15 वर्ष बराबर कंटिन्यू चलता है। कभी हमारा ये 5 किलो एकड़ में देता है तो कभी उसी 1 एकड़ में ये 50 किलो फूल देता है। 50 किलो फूल हमें कब देता है? ये देता है हमें सितंबर, अगस्त, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हमारा बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसके बाद जब भीषण सर्दी, टेम्परेचर 3 डिग्री 2 डिग्री रह जाता है, तब इसकी कली खिलती नहीं है, तब उत्पादन कम हो जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई फाई है, 44 डिग्री है। तो इस समय मैं अपने खेत में खड़े हुए बात कर रहा हूँ, सुबह तो इसमें 4-5 किलो फूल निकलते हैं, लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे कि फूल नहीं है, जहाँ तहाँ यदा कदा आपको फूल दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस समय उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन इसका मूल्य इस समय बहुत महंगा है, 200 रुपये किलो है। यदि 5 किलो निकलता है हमारे 1 एकड़ में तो 1000 रुपये पर डे का होता है। लेकिन जब वो हमारा 50 किलो निकलता है तो उस समय वो 25 रुपये 30 रुपये किलो बिकता है, तो हमें 1500 रुपये प्रॉफिट होती है। तो कुल मिला के हमें वार्षिक आय इस गुलाब की खेती से करीब 1,60,000 रुपये सब खर्च निकालने के बाद प्रति वर्ष हमें पूरा सब खर्च निकालने के बाद हमें शुद्ध लाभ मिलता है 1,60,000, 1,65,000 रुपये। इसके बाद मैंने और व्यावसायिक पुष्पों की खेती सोचा कि ये भी वैरायटी लगाई जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं अपने खेत में खड़े हुए, ये नौरंग है, कई प्रकार की नौरंग है। देखिए, एक ये है वैरायटी, एक पीली वैरायटी है, एक लाल वैरायटी है, एक नारंगी वैरायटी है। कई प्रकार की वैरायटी आप खेत में देख रहे होंगे। इधर ये नाना प्रकार की वैरायटी का फूल होता है, इसे नौरंग कहते हैं। 9 प्रकार के रंग के ये फूल होते हैं और बहुत अच्छे इसमें लाभ होता है। ये हमारा जो है जनवरी के महीने में लगाई जाती है, पौधे तैयार की जाती है दिसंबर में।
जनवरी में पौध तैयार हो जाती है। तो पौध से पौध की दूरी हमारी 1 मीटर इसमें लगाई जाती है ताकि ये बड़ा पेड़ हो जाता है, घना पेड़ हो जाता है। देखिए जैसे कितना घना घना पेड़ हो गया है। और ये हमारा 20 रुपये 25 रुपये किलो फूल जाता है। मात्र ये 4 महीने की खेती होती है। अभी जब पानी बरस जाएगा आकाशी तो इसमें जो है ये सूख जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, बेकार हो जाएगी। किंतु ये 3 महीने में 1 एकड़ में हमको 50-60 हज़ार रुपये दे देता है। किंतु इसमें लागत हमारी कोई नहीं। लगाने के बाद प्रति एकड़ 5 किलो या 10 किलो या 15 किलो यूरिया का छिड़काव कर दिया जाता है। 2 निकाई गुड़ाई कर दी जाती हैं और समय समय पर तीसरे चौथे दिन इसमें पानी दिया जाता है। इसके बाद ये हमारा मनमानी फूल देता रहता है। इसमें 2 महीने फूल चलता है, मार्च, अप्रैल, मई। जून में कहीं बरसात हो गई तो फिर इसका फूल सूखने लगता है। जैसे अभी बरसात हो गई है तो आप लोग देख रहे होंगे, ये फूल देखिए, बरसात हो जाने के कारण ये फूल मुरझाने लगे हैं। ये देख रहे हैं आपको मुरझाए हुए कुछ कहीं कहीं फूल हमारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो है इसमें नुकसान हो जाता है। और यदि हमारी कहीं वर्षा जुलाई में हुई तो हमें और लाभ होता है। प्रकृति अगर पानी बरसात समय पर जो है थोड़ा लेट कर देती है तो 1 महीने फूल का उत्पादन इसमें हमें और अच्छा मिलता है। और पर डे अगर 1 कुंटल इसमें फूल निकलता है, 15 रुपये 20 रुपये किलो बिकता है तो 2000 रुपये हमारी पर डे की प्रॉफिट है। अगर 1 महीने या 1.5 महीने हमको मिल गया तो 70,000 80,000 रुपये प्रति एकड़ हमें इसका लाभ मिलता है। बहुत अच्छी खेती है। किसान भाइयों आप लोग अवश्य करें। तो मैं तो भारत के समस्त किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके पास खेती है और पुष्पों की मंडी आपके नज़दीक है तो आप जो है ये व्यावसायिक गुलाब और नौरंग और गेंदा ऐसे फूलों की खेती आप करें। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में पौष्टिक हरे चारे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हरे चारे वाली फसलों की खेती से किसान न केवल दुधारू पशुओं के लिए आहार में हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि इसे बेचकर अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में आप कौन कौन से हरे चारे की खेती कर सकते हैं और भरपूर उत्पादन के लिए इनकी खेती किस तरह से करेंगे, इन सभी पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं आपको बरसात के मौसम में लगाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के हरे चाराओं के प्रबंधन के बारे में जानकारियां देना चाहता हूं। ऐसे तो और अखिल भारतीय चारा शोध प्रशिक्षण के द्वारा बहुत से प्रकार के विभिन्न प्रकार के बहुवार्षिक हरे चाराओं को अनुसंधान हुई है। हरे चारा उत्पादन की योजना में सबसे पहले खेत की तैयारी पर ध्यान दें, खेत का चुनाव पर ध्यान देना है, फिर कौन सी फसल लगानी है इसके बारे में सोचनी है। पशुपालन व्यवसाय में पशु पोषण का विशेष महत्व होता है और इसके लिए साल भर हरे चारे का उत्पादन करना बेहद जरूरी होता है। वैसे तो चारे की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन ज्यादा चारे के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी का चयन करना सर्वोत्तम होता है। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो इसके लिए खेत की तैयारी के 15 से 20 दिन पूर्व सड़ी गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर देना चाहिए। इसके बाद एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करें और इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इस प्रकार से खेत बुआई योग्य तैयार हो जाता है। और खाद की मात्राएं 80-40-20 मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एंड 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं हम लोग। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा लगाने के समय ही किसी भी फसल में दी जाती है। इसके बाद आपके पास बरसात के मौसम में लगने वाले हरे चाराओं में 2 तरह की अनुपात है। नंबर 1, वैसी फसलें का चुनाव करें जो कि एक सीजन में लग करके एक सीजन में ही खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग वार्षिक फसल कहते हैं। मुख्य है मकई, ज्वार, बाजरा, मकचरी। यह 4 फसलें काफ़ी मात्रा में लगाई जा सकती है। जैसे मकई की बात करें हम तो मकई की उन्नत प्रभेद जिसका नाम अफ्रीकन टॉल है, जिसका बीज दर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उसका इस्तेमाल करते हैं और कतार से कतार की लगाने की दूरी 30 से 35 सेंटीमीटर रखते हैं। दूसरी फसल आपके पास ज्वार है। ज्वार की ऐसे तो बहुत सी प्रजातियां अभी आ गई है, जिसमें आपको
प्रमुख फसलों में जो मल्टी कट ज्वार आ गई है, SSG जिसको बोलते हैं, स्वीट सॉर्गम ग्रास, इसको मीठी सूडान के नाम से भी जानते हैं, इनका भी बीज दर 35 किलोग्राम है और इसको लगाने की दूरी 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी है। तीसरी फसल जिसकी हमने बात करी आपको, वह बाजरा है। इसको भी हम लोग जून और जुलाई के मौसम में लगा करके, जिसकी बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसको भी कतार से कतार तक लगाने की दूरी 25 सेंटीमीटर ही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम हरा चारा अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है लीलापुर चंदौली से राम प्रताप कौशिक ने। आप धान की श्री तकनीक से खेती करना चाहते हैं और इस पर जानकारी चाहिए है, तो राम प्रताप जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। श्री पद्धत धान उत्पादन करने की बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन वो प्रचलित नहीं थी। आज के समय में काफ़ी प्रचलित है और ये जो है खासकर जो मार्जिनल किसान है, सीमांत किसान है, जिसके पास भूमि जोत बहुत कम है, ऐसे किसान के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्री पद्धति धान उत्पादन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मृदा उत्पादकता, श्रम शक्ति दक्षता और जो है जल उपयोग दक्षता को एक साथ बढ़ाकर जो है पैदावार ली जाती है। ये बहुत बेहतरीन जो है पद्धति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री पद्धति, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। इसकी जो नर्सरी प्रबंधन कैसे करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में। तो आप इस समय धान की कम अवधि वाली प्रजातियां गोविंद, साकेत 4, नरेंद्र धान 1, नरेंद्र धान 118, NTR 97, बासमती धान 1509 इत्यादि का चयन करें, जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इनकी औसत उपज 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो नर्सरी प्रबंधन के लिए जो बीज दर है श्री पद्धति में केवल 6 किलो बीज लगता है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए। ऐसे में हम बीज का उपचार भी करेंगे। टाइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद जो नर्सरी हम डालते हैं, मात्र 1000 वर्ग फीट एरिया में जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जो रोपाई के लिए पर्याप्त स्थान होता है। और इसको जो है हम 25 गुणे 4 फीट का जो है क्यारी बनाते हैं। इस प्रकार से 10 क्यारियाँ बनती हैं। तो क्यारी जो बनाया जाता है, इसमें जो उसकी नर्सरी की जो पद्धति है, सबसे पहले जो है जो क्यारी हम बनाते हैं 5 से 6 इंच उठी हुई होती है और इसमें जो है 1 इंच पहला जो परत होता है सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। फिर जो है दूसरी जो परत होती है 1.5 इंच की, वो जो है उस खेत की मिट्टी होती है। फिर तीसरी परत जो है 1 इंच सड़ी हुई गोबर की खाद होती है और पुनः जो चौथी परत होती है उस खेत की 2 से 2.5 इंच की मोटी परत होती है। इस प्रकार से चारों परत को मिलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेते हैं। इसके बाद उपचारित बीज को जो है बराबर रूप से 600 ग्राम प्रति वेट के हिसाब से समान रूप से बिखेर करके उसको जो है गोबर की सड़ी हुई खाद से ढक देते हैं। इस प्रकार से हम फुहारे द्वारा पानी की सिंचाई करते रहते हैं और हम देखते हैं कि 10 से 12 दिन में आपका पौध तैयार हो जाता है। और पौध तैयार होने के बाद फिर हम मुख्य रूप से जो हमारा धान का खेत है उसमें हम रोपाई करते हैं। और इसमें एक बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। हम इसमें जो धान का पौध है उसको हम उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि खुरपी या खुरपा से उसको जो है नीचे से ही मिट्टी सहित उखाड़ लेते हैं और उसको जो है आधे घंटे के अंदर हमको लगाना भी रहता है, क्योंकि पौध बड़ा नाजुक होता है। 10 से 12 दिन के पौध को हम लगाते हैं।
रोपाई करने की जो तकनीक है, हम पहले जो है अपने मिट्टी को, अपने खेत को बढ़िया से समतल करके जुताई कर लेते हैं। और उर्वरक जो प्रबंधन की बात हम करते हैं तो इसमें जो है उर्वरक प्रबंधन भी काफ़ी कम होता है। लगभग प्रति हेक्टेयर 90 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन लगता है, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम जो है पोटाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम श्री पद्धति जो हमारी धान उत्पादन की तकनीकी है, इसमें ज़्यादातर हम जैविक विधि से खेती कराते हैं या सड़ी हुई गोबर की खाद या ढैंचा लगाने के बाद करते हैं, तो बहुत ही गुणवत्तायुक्त बेहतर पैदावार होती है। और पानी भर के पाटा लगाकर एकदम पूरा जो है पानी इतना भरते हैं कि कीचड़ केवल रहे आपके खेत में। और अगर अच्छा रहे कि हम मार्कर से पहले चिन्ह लगा दें 25x25 पर और उसमें रोपाई करते चले जाएं, तो इस तरीके से आसानी रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी हम रोपाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर उत्पादन होता है। और इसमें सिंचाई बहुत हल्की होती है। इसमें जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है तो इसमें कोई केमिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कोना वीडर का प्रयोग हम करते हैं हर 10 दिन पर, जो है रोपाई के 10 दिन के बाद हम कोना वीडर से जो है उसकी जो है हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं, ताकि मिट्टी में जो है भुरभुरी हो जाए और वायु का अच्छे से उसमें संचार हो। अच्छे से संचार होने पर पौध के जड़ का विकास अच्छे से होगा और पौधा बहुत ही स्वस्थ होगा और उत्पादन आपका लगभग 15 से लेकर 30% बढ़ जाती है। गुणवत्तायुक्त पैदावार होती है और किसान भाई इसमें जो है लागत भी कम हो जाती है। तो खासकर मार्जिनल किसानों के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकी है श्री पद्धति। ऐसे में अगर किसान भाई इस तकनीकी को अपनाते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा पैदावार लेकर के लाभ ले सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।